बदलते भारत की शान। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली की सीमाएं सील। हरियाणा, पंजाब और यूपी की सीमाओं पर भी पुलिस ने की बैरिकेडिंग। किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ चली बैठक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसान संगठनों के साथ बैठक में बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने पर जोर। सरकार की किसान हितैषी योजनाएं अन्नदाताओं को बना रही हैं सशक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं, जिनका उद्देश्य किसानों के जीवन में सुधार है करना। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में एम्स एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड की शुरुआत की। एम्स एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड एम्स नई दिल्ली में बिना किसी परेशानी के इलाज के लिए भुगतान करेगा सुनिश्चित। और अब समाचार विस्तार से। किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ चली बैठक पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसान संगठनों के साथ गंभीरता से बातचीत हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकले। अधिकांश विषयों पर हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ विषयों पर हमने स्थायी समाधान के लिए कमेटी बनाने को कहा। हम अभी भी मानते हैं कि किसान भी समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है। केंद्रीय मंत्री ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने की उम्मीद जताई। किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हुई और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। ऐसे सभी विषयों पर चर्चा किया। अधिकांश ऐसे विषय पर जहां हम सहमति तक पहुंचे। इस तरह के विषय, जिन विषयों को लेकर के हमने ये कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें एक अस्थायी समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है। और अर्जुन मुंडा ने इस बीच आपको बता दें कि इस बीच विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई हैं। हरियाणा, पंजाब और यूपी की सीमाओं पर भी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं के लिए दिल्ली पुलिस ने विस्तृत यातायात एडवाइजरी जारी की है। और सरकार की किसान हितैषी योजनाएं अन्नदाताओं को सशक्त बना रही हैं। गरीबों, युवाओं और महिलाओं के साथ साथ किसानों का कल्याण भी सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं, जिनका उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा, कौशल विकास, बाजार पहुंच और टिकाऊ कृषि पद्धतियां प्रदान करके किसानों के जीवन में सुधार करना है। आइए नजर डालते हैं इन योजनाओं के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान की शुरुआत की थी। पीएम किसान छोटे और सीमांत किसानों की सहायता के लिए बनाई गई एक आय सहायता योजना है।
इस योजना के तहत पात्र किसानों को 3 समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपए की सीधी वित्तीय सहायता मिलती है। इस योजना से उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साल 2016 में शुरू की गई थी। PMFBY किसानों को किफायती प्रीमियम पर व्यापक फसल बीमा कवरेज प्रदान करती है। ये प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान के लिए समय पर मुआवजा सुनिश्चित करती है। इस योजना से लाखों किसानों को वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता मिली है। उनकी आजीविका सुरक्षित हुई है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान किया गया है। भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों, राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों के विचारों के आधार पर 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित करती है। सरकार ने 2018-19 के केंद्रीय बजट में MSP को उत्पादन लागत का 1.5 गुना रखने के लिए पूर्व निर्धारित सिद्धांतों की घोषणा की थी। पिछले 10 वर्षों में किसानों को धान और गेहूं की फसल के लिए MSP के रूप में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में ये 2.5 गुना अधिक हैं। वहीं पिछले 10 सालों में तिलहन और दलहन उत्पादक किसानों को MSP के रूप में 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू की गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों को उनकी मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है और साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उत्पादकता में सुधार के लिए लागू किए जाने वाले पोषक तत्वों की उचित खुराक पर सिफारिशें भी प्रदान करती है। 2014-15 तक देश भर में कुल 8,272 मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। वहीं अब तक किसानों को 23.58 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम 2016 में लॉन्च किया गया। ई-नाम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो पूरे भारत में कृषि बाजारों को एकीकृत करता है। ये किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने, प्रतिस्पर्धी कीमतों की खोज करने और देश भर के खरीदारों से जुड़ने में सक्षम बनाता है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कृषि व्यापार में क्रांति ला दी है और किसानों को उचित बाजार पहुंच प्रदान की है। ई-नाम ने 1,361 मंडियों को एकीकृत किया है। इनमें 3 लाख करोड़ रुपए मूल्य का कारोबार हो रहा है और 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं मिल रही हैं। वहीं अब तक लगभग 8,000 किसान उत्पादक संगठन FPO का गठन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र अगस्त 2022 के दौरान शुरू की गई उर्वरक विभाग की एक पहल है। इसका उद्देश्य एक ही छत के नीचे उचित मूल्य पर उर्वरक, बीज, कीटनाशक जैसे गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट उपलब्ध कराना है। ये मृदा प्रशिक्षण सेवाएं भी प्रदान करता है और अब तक सरकार 1,75,000 से अधिक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित कर चुकी है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक योजना है जिसमें मंत्रालय की मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य सुरक्षा और क्वालिटी इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी योजनाएं शामिल हैं। संपदा का मतलब है कृषि, समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है और 10 लाख रोजगार का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य किसानों और ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना ने 40 मिलियन से अधिक किसानों और ग्रामीण युवाओं को आवश्यक कृषि कौशल से लैस करके उत्पादकता में सुधार और रोजगार के अवसर पैदा करके उन्हें सशक्त बनाया है। मछुआरों के कल्याण सहित मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 20,050 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश पर भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की एक योजना है। और किसान संगठनों द्वारा आज बुलाए गए दिल्ली चलो विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली की सिंधु सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
किसान संगठनों द्वारा आज बुलाए गए दिल्ली चलो विरोध मार्च के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा कड़ी की गई। और दिल्ली से सटी उत्तर प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा कड़ी की गई। किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए दिल्ली चलो विरोध मार्च के मद्देनजर हरियाणा के अंबाला में शंभू सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसपी सिटी पटियाला मोहम्मद सरफराज ने आज किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए दिल्ली चलो विरोध मार्च से पहले दिल्ली की शंभू सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवण सिंह पंढेर ने किसान यूनियन के साथ बैठक की। किसान संगठनों द्वारा आज दिल्ली चलो विरोध मार्च का आह्वान किया गया है। किसान संगठनों द्वारा आज बुलाए गए दिल्ली चलो विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली की सिंधु सीमा पर सुरक्षा कड़ी की गई है। और नोएडा के एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिवहरी मीना ने कहा है कि गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमा को सील कर दिया गया है और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर की पुलिस के द्वारा बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सारे बॉर्डरों पर बैरियर लगा के चेकिंग फ्रिस्किंग हो रही, पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई गई है, जिसके तहत पीएससी लोकल पुलिस के साथ साथ हमारी जो स्पेशल टीम है उसको लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है। तो बॉर्डर सील हैं। किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको बना रखें। देखिए, आपको बता दें कि वार्ता का चैनल भी खुला हुआ है। पहले से हम लोगों की वार्ता हो रखी है। फिर भी अगर कोई आता है तो उसे समझा बुझाकर से बाहर नहीं जाने दें। और दिल्ली ईस्टर्न रेंज के एडिशनल सीपी सागर सिंह कलसी ने किसान संगठनों के दिल्ली चलो विरोध मार्च पर कहा है कि विरोध मार्च को लेकर बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा जगह जगह बड़े बड़े लाउड हेलर्स लगे हैं। हम बात करेंगे, शांति व्यवस्था से बात करने की हमें पूरी कोशिश है कि ये हम इसको निपट लें। अलग अलग जगह पर बैरिकेड्स और जो हमारे अलग अलग ब्लॉकेट्स हैं वो लगाए गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये हम बड़े सक्षम हैं कि इसको रोकें। वहीं किसान संगठनों के दिल्ली चलो विरोध मार्च पर झज्जर के डीएसपी शमशेर बहादुर ने कहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की पूरी तैयारी है। यहाँ जो अपना जिला झज्जर में बहादुरगढ़ बॉर्डर पर जो टिकरी बॉर्डर है, इस पर जो पुलिस की तरफ से तैयारी है वो सुरक्षा की दृष्टि से कंप्लीट जो तैयारियां वो की गई है और ड्यूटियां लगाई गई। जो माइक्स हैं वो लगाए गए हैं निगरानी के लिए, सीसीटीवी कैमरे हैं और जो चाक चौबंद एक सुरक्षा है वो की गई है। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में एम्स एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड की शुरुआत की। एम्स एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड एम्स नई दिल्ली में बिना किसी परेशानी के इलाज के लिए भुगतान सुनिश्चित करेगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एम्स स्मार्ट पेमेंट कार्ड दूर दराज के इलाकों के मरीजों की नकदी ले जाने की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान करेगा। उन्होंने कहा कि मरीज या उनके तीमारदार एम्स नई दिल्ली के सुविधा केंद्रों से आसानी से कार्ड प्राप्त कर सकते हैं और उनके बाद विभिन्न काउंटरों पर भुगतान के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि निकट भविष्य में इन कार्डों की सेवाएं देश के सभी एम्स में विस्तारित की जाएंगी। उन्होंने देश के अस्पतालों में मरीजों के लिए और अधिक सुविधा उपाय जोड़ने के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराई। वन एम्स वन कार्ड भी आप लोगों ने बना दिया और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं केवल दिल्ली एम्स के पुरता मर्यादित रहेगा, लेकिन भविष्य में देश में बन रही 22 एम्स के लिए भी उसका उपयोग हो सकता है। और एक कार्ड का उपयोग करने से दो फायदा होगा। कई बार उसके जेब में पैसा नहीं है और नहीं लाए हैं तो दिक्कत होती है। कार्ड नंबर देंगे तो दुनिया में कहाँ से भी, देश में कहाँ से भी कोई भी व्यक्ति ये कार्ड में पेशेंट को पैसा जमा करवा सकता है।
एक कार्ड का उपयोग करने के बाद, यानी कि आपको एम्स में ट्रीटमेंट पूरी हो जाने के बाद अब आपको जाना है, आपने जमा करा देना है और आपका बाकी पैसा जो बचा है वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा या तो कैश मिल जाएगा। एक डिजिटल इंडिया के लिए अच्छी पहल है। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गेहूं की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिली। भाव पर नजर डालें तो जेतपुर और कोटा मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं इंदौर मंडी में नरमी रही, जबकि दाहोद और गाजियाबाद मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एक मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 10 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2,900 रुपए। 12 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,900 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही जेतपुर मंडी में इस दौरान लोकवान गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 फरवरी को गेहूं का भाव था 2,400 रुपए। 12 फरवरी को इसके सौदे 225 रुपए उछलकर 2,625 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में 10 फरवरी को गेहूं का भाव था 2,400 रुपए। 12 फरवरी को इसके सौदे 61 रुपए लुढ़क कर 2,339 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में बीते शनिवार को गेहूं का भाव रहा 2,400 रुपए। सोमवार को इसके सौदे 25 रुपए मजबूत होकर 2,425 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 12 फरवरी को धारा गेहूं 2,580 रुपए पर बिका। गेहूं के उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1,127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 10,77.42 लाख टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 10 फरवरी को अरहर का भाव रहा 8,600 रुपए। 12 फरवरी को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। ध्रोल मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 फरवरी को अरहर का भाव था 9,975 रुपए। 12 फरवरी को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 10,000 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में बीते शनिवार को अरहर का भाव रहा 9,750 रुपए। सोमवार को इसके सौदे 125 रुपए टूटकर 9,625 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 10 फरवरी को अरहर का भाव था 8,740 रुपए। 12 फरवरी को इसके सौदों में 110 रुपए की मजबूती आई और भाव 8,850 रुपए हो गया। गाजियाबाद मंडी में अरहर के भाव की बात करें तो यहाँ भी अरहर के भाव में उठाव देखने को मिला। 10 फरवरी को यहाँ अरहर का भाव था 9,300 रुपए। 12 फरवरी को इसके सौदे 100 रुपए उठकर 9,400 रुपए पर हुए। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार बीते साल के मुकाबले इस साल लगभग बराबर देखने को मिल सकती है।
कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34.21 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों के दौरान दलहन का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 3,41,00,000 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 4,21,000 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 80,000 टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता दलहनी फसलों के साथ साथ दूसरी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है और दलहन के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। बिहार में सरसों के खेत में निराई कर सकते हैं। सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ मक्के के खेत में निराई करें। मक्के के खेत में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी गेहूं की बुआई करें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। किसान काबुली चने की बुआई करते रहें। काबुली चने के खेत में सिंचाई करें। बिहार में आलू के खेत में निराई कर लें। आलू के खेत में सिंचाई भी करें। इसके अलावा प्याज की बुआई का सही समय है। वहीं के किसान लहसुन के खेत में निराई कर सकते हैं। लहसुन में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लहसुन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। झारखंड में प्याज की रोपाई कर लें। किसान गेहूं के खेत में सिंचाई करें। इस समय धान की बुआई करते रहें। धान में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग कर लें। यहीं फूल गोभी की खेती के लिए खेत तैयार रखें। साथ ही पत्ता गोभी की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। झारखंड में भिंडी की खेती के लिए भी खेत तैयार करते रहें। वहां आलू के खेत में सिंचाई कर लें। इसके अलावा टमाटर की खेती के लिए खेत तैयार करें। टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी करेले और कद्दू की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। करेले और कद्दू के खेत में सिंचाई के लिए समय उपयुक्त है। दिल्ली स्थित पूसा संस्थान ने समय और इलाके के हिसाब से गेहूं की अलग अलग किस्में तैयार की हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की HD 3059 पूसा पछेती किस्म की। इसे कई उत्तरी राज्यों और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में बोया जा सकता है। 1 हेक्टेयर में 42.5 क्विंटल तक की पैदावार देने वाली ये किस्म 121 दिन में पककर तैयार होती है। गेहूं की WR 544 और पूसा गोल्ड किस्में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए उचित है। हालांकि ये 1 हेक्टेयर में सिर्फ 37 क्विंटल तक पैदावार देती है, लेकिन इसमें तापमान सहन करने की क्षमता है, साथ ही जल्द भी पक जाती है। उत्तर पूर्व के मैदानी क्षेत्र के किसान गेहूं की HD 2985, जिसे पूसा बसंत भी कहते हैं, इसकी बुआई कर सकते हैं। इससे 1 हेक्टेयर में 35 से 40 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। ये केवल 105 से 110 दिन में फसल तैयार हो जाती है। गेहूं की HW 2045 उत्तर पूर्व के मैदानी इलाकों के लिए तैयार की गई है। इससे प्रति हेक्टेयर 41 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है और ये पकने में 110 से 115 दिन का समय लेती है। इसी तरह HD 2932 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु के मैदानी क्षेत्रों के लिए है। 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज वाली गेहूं की ये किस्म भी महज 105 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है। गेहूं की HW 5216 दक्षिण के पहाड़ी इलाकों के लिए है। 37 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज ये देती है।
HI 1563 पूसा प्राची उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए है। ये 50 क्विंटल तक की पैदावार दे सकती है। HS 490 पूसा बेकर और HS 420 शिवालिक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपयुक्त है। पूसा बेकर 150 दिन में, जबकि पूसा शिवालिक गेहूं की वो किस्म है जो 149 दिन में पकती है। HD 2833 पूसा तृप्ति, ये किस्म 1 हेक्टेयर में करीब 39 क्विंटल तक की उपज दे सकती है। HD 3090 पूसा मूल्य गेहूं की उन्नत किस्में हैं। ये 101 दिन में पक जाती हैं। ब्रेड और चपाती के लिए गेहूं की ये अच्छी किस्म मानी जाती हैं। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अपना नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में एनसीपी के चुनाव चिन्ह मामले में शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में अजीत पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई। याचिका में अजीत पवार गुट को घड़ी चुनाव चिन्ह सौंपने पर सवाल उठाया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अशोक चव्हाण ने कहा है कि आज वे अपने राजनीतिक करियर की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी के चलते राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद में चल रहे मानहानि केस को खारिज किया। आपराधिक मानहानि की शिकायत उनके केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं वाले बयान पर चलते दर्ज की गई थी। पश्चिमी बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में 6 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की। राशन घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी हो रही है। ईडी की टीम कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों में फिलहाल आधे दर्जन जगहों पर जांच कर रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद स्थिति सामान्य हो रही है। भनपुलपुरा क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू जारी है। जिला प्रशासन ने कल अमन चैन कमेटी के तहत मुस्लिम धर्मगुरुओं को हल्द्वानी नगर निगम में हालात पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। और चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में 2 दिन के क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय कर रहा है। इसका आयोजन भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। और चेन्नई के तमिलनाडु में सीमा पार मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार हुए 18 मछुआरों श्रीलंकाई जेल से रिहा होकर चेन्नई पहुंच गए हैं। 16 जनवरी को कथित तौर पर सीमा पार करने के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए मछुआरों को अब जेल से रिहा कर दिया गया है। ये सब मछुआरे अब सुरक्षित वापस चेन्नई पहुंच गए हैं। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।